नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसको लेकर सपा पार्टी की तरफ से लगातार तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने अपने स्तर पर जमावट तेज कर दी है। जहां एक और उत्तर प्रदेश में सरकार तमाम योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंच बना रही है, तो वहीं विपक्ष भी सक्रिय है। ऐसे में सपा की कमान एक बार फिर अखिलेश यादव के हाथों में है। एक बार फिर तीसरी बार अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश यादव को सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद अखिलेश यादव ने फिर सत्तासीन पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि देश के लोकतंत्र और संविधान को खतरा है। सरकार ने देश प्रदेश में सभी एजेंसी पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में हमको संकल्प लेना है कि आने वाले 5 साल में हमें नया इतिहास लिखना होगा। इस सरकार ने नोटबंदी और जीएसटी लाकर हमारी जनता को बहुत परेशान किया। 3 काले कानून लाकर किसानों का उत्पीड़न किया। चुनाव के समय यह कानून वापस ले लिए गए। सबसे ज्यादा कर्ज माफी तो गुजरात के व्यापारियों और उद्योगपतियों का हुआ है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि केवल देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इतना झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं रही होगी। अखिलेश यादव ने कहा, नवरात्र के अवसर पर वो भाजपा से प्रार्थना करते हैं कि ये सरकार सच बोलने लगे और झूठ ना बोले। अखिलेश यादव पार्टी का कुनबा बढ़ाने के लिए सदस्यता अभियान चलाने से लेकर दलित, शोषित और पिछड़ों से लेकर सभी वर्गों को साधने की बात कही। उधर अखिलेश के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया। कहा कि अखिलेश यादव अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो उनकी गलतफहमी दूर होगी। अब ये तो हुई पलटवार की बात, लेकिन सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव आने वाले 5 साल में नया इतिहास लिख पाएंगे? वो आने वाले वक्त में पार्टी के कुनबे को कितनी मजबूती दे पाएंगे? वो ऐसा क्या करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिला पाए? इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा अखिलेश मुखिया पर। तो जिस तरह से अब अखिलेश यादव के एक बार फिर से तीसरी बार समाजवादी पार्टी की यहां पर कमान मिल गई। अब देखना होगा कि विधानसभा चुनाव तो इस साल हो गया था और इसमें जरूर सपा पार्टी की थोड़ी ताकत बढ़ी है, विधायक ज्यादा चुनकर आए, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाए, उतने विधायक नहीं थे। अब देखना होगा 2 साल के बाद जो लोकसभा चुनाव है उसमें इस बार सपा की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से किस तरह से रणनीति बनाई जाती है और बीजेपी को यहां पर आगे बढ़ने से रोका जाता है। चलिए अखिलेश मुखिया में चर्चा करें, उसके पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कुछ कहा मुखिया बनने के बाद सपा पार्टी के अखिलेश यादव ने। वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। अखिलेश जी को विकास अगर देखना है तो उनको कमरे से बाहर आना पड़ेगा। वो केवल सोशल मीडिया पे दिखते हैं, कमरों में ही दिखते हैं। धरातल पे विकास आम जनमानस तक आज पहुंच रहा है। सब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से गांव-गांव तक हम विकास की गाड़ी को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से तमाम विभाग प्रदेश की सेवा के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के आमजन को मिल रहा है। और हमारे प्रयासों से ही आज आमजन एक। तो इस खास चर्चा पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं केसी जैन जी। केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि नेता हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश से।
विवेक श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा नेता उत्तर प्रदेश से। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। और हमारे साथ अनूप चौधरी भी मौजूद है, स्वदेश न्यूज के संवाददाता लखनऊ से। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास जाना चाहूंगा। जिस तरह से बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रहती है कि आप लोग की जो पार्टी है वो पारिवारिक पार्टी है, एक परिवार की ये पार्टी है, और फिर से तीसरी बार फिर से अखिलेश यादव का अपने अध्यक्ष बना दिया, तो बीजेपी को फिर से मौका मिल गया है कहने के लिए देखिए पारिवारिक पार्टी है, तीसरी बार फिर से अखिलेश यादव अध्यक्ष बन गए पार्टी के। आपसे गलती हो रही है। मैं विवेक श्रीवास्तव हूँ, भारतीय जनता। ठीक है विवेक जी, ठीक है विजय, ठीक है विवेक जी, इसको यहां पर हम लोग करेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और वहां पर भी मैं चाहूंगा पैनल उसको नीचे करेक्ट कर दे। विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, क्या किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार आप लोग आरोप लगाते रहते हैं कि जो सपा है वो एक ही परिवार की पार्टी है, अब जिस तरह से फिर से यहां पर अखिलेश यादव को अध्यक्ष बना दिया गया, किस तरह से देखते हैं आप पूरे इस घटनाक्रम को? पारिवारिक पार्टी है, ना उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदला ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला, और खुद को उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करा दिया। तो इसको निर्वाचन कहें या सिलेक्शन कहें या पारिवारिक अनुकंपा कहें, ये क्या कहें हम लोग खुद नहीं तय कर पा रहे हैं। निर्वाचन तो कतई नहीं कह सकते। और जिस तरह से वो देश की राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष ना बदल सका, अपने प्रदेश अध्यक्ष ना बदल सका, जिसके दल में स्वयं आंतरिक रूप से लोकतंत्र का अभाव है, वो एक लोकतांत्रिक देश की राजनीति बदलने की बात कर रहा है, बड़ा हास्यास्पद है। इसी तरह से देखा जाए, पिछले दिनों अखिलेश यादव जी के तमाम गठबंधन के सहयोगी कहते हुए चले गए कि साहब वो तो एक ही कमरे से बाहर निकलते नहीं, लोगों से मिलते नहीं, ट्वीट से पार्टी चला रहे हैं। और मीडिया ये कहता है कि साहब वो सड़क पे सदन की लड़ाई लड़ते हैं और सदन में सड़क की बात करते हैं। तो दो लड़ाई जहां उनको लड़नी चाहिए वहां ना लड़ करके सदन की लड़ाई को सड़क पर निपटाना चाहते हो, सड़क की लड़ाई को सदन में निपटाना चाहते हैं। ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी, कहीं भी अखिलेश यादव क्षेत्र में नहीं देखे गए लोगों की मदद में या दौरा करते हुए या स्थलीय निरीक्षण करते हुए। उस समय वो इसी कमरे में बैठे थे। जब सदन चला, सदन में जब उस पर कोई चर्चा कर सकते थे, कोई कभी बेसिस से सरकार को अवगत करा सकते थे, तो उसमें भी वो सदन में चर्चा से भाग करके सड़क पर मार्च करते रहे। ये इस तरह का जो उनका बचकाना जो राजनीतिक चरित्र है, वो देख करके हम सभी के लिए हंसी के पात्र बन जाते हैं। ऐसी तो स्थिति में उन्होंने कर दिया। अपने खुद के परिवार को वो एक नेतृत्व तो नहीं दे पा रहे। चचा उनके कुछ बताते हैं, चचेरे भाई उनके कुछ बताते हैं। राम गोपाल जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर के बढ़ रहे हैं, आगे भविष्य क्या होगा समाजवादी पार्टी का, ये बहुत ही अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं है। ठीक है, आपके सहयोगी केसी जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विवेक जी, आपके सहयोगी केसी जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक, केसी जैन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए हमारे साथ अनूप चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि संवाददाता है। अनूप, जिस तरह से यहां पर हम फिर से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कि जो सपा है वो एक पारिवारिक पार्टी हो, तीसरी बार फिर से अखिलेश यादव को इसकी जिम्मेदारी दी है। हालांकि अगर सोचिए कि अखिलेश यादव अगर अध्यक्ष नहीं होंगे तो और कौन बनेगा, तो कोई दूसरा नाम भी सामने दिखाई देता नहीं है। तो सपा की या फिर मजबूरी है और या फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, और खुद अखिलेश यादव हो या मुलायम यादव हो, किसी दूसरे को जिम्मेदारी देना भी नहीं चाहते। बिल्कुल अक्षय, देखिए अखिलेश यादव एक कद्दावर नेता है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 5 साल तक ही उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो है नेतृत्व किया है। ऐसे में अगर कल जो राज्य सम्मेलन था और आज राष्ट्रीय सम्मेलन था, कल राज्य सम्मेलन में नरेश उत्तम पटेल को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो सोशल मीडिया पर तमाम बातें चली, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में काफी नाम चर्चा में थे। लेकिन एक बार फिर से अखिलेश यादव ने या कार्यकारिणी ने नरेश उत्तम पटेल के नाम पर मुहर लगाई, तो कयासों का दौर चला, लोगों ने नाराजगी जताई। हालांकि वो नाराजगी पल भर की थी। अब बात करें अखिलेश यादव की, तो वो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकारिणी सदस्य थे, उनको जो है उनको आज फिर से एक बार
तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष तमाम बातें जरूर कहेगी कि परिवारवाद को बढ़ाती है, लेकिन परिवारवाद को यहाँ पे नकारा इसलिए जा सकता है क्योंकि नरेंद्र पटेल कोई समाजवादी के कुनबा नहीं, यानी समाजवादी जो अखिलेश है या उनके परिवार के नहीं, वो बाहर से, वो जमीनी स्तर के नेता हैं। उनको समाजवादी पार्टी में उनकी मेहनत के कारण, उनका जो संघर्ष था उनके कारण उनको जो है वहां का उत्तर प्रदेश का पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कोई नहीं था। अखिलेश यादव, मैंने बताया कि अभी वो यूपी का नेतृत्व कर चुके हैं, 5 साल उन्होंने यूपी में उनकी सरकार रही है, तो ऐसे में उनके कद के आगे कोई और कद नहीं था और यही वजह है कि एक बार उनको फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना गया। क्योंकि अखिलेश यादव ने यहाँ बड़ा त्याग किया था। 2022 का चुनाव हुआ था, सीटें 2017 से इम्फाल में बहुत ज्यादा सीटें आई थी। उसके बाद जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट थी, जब अखिलेश यादव जब विधानसभा का चुनाव जीते तो उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा छोड़ दी, यानी उन्होंने त्याग कर दिया लोकसभा का, क्योंकि उनका पूरा फोकस था, क्योंकि उनका हमेशा लगातार कहना रहा है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा का मुकाबला कर सकती है, भाजपा को हराने की जो कुव्वत है वो समाजवादी पार्टी में है। ऐसे में उन्होंने लोकसभा का जो पद था, लोकसभा की सीट थी, उसको उससे रिजाइन कर दिया। उसके बाद विधानसभा के पद पर विधानसभा के सदस्य बने रहे। उनका मतलब साफ था कि 2024 को लेकर वो संघर्ष करेंगे और यही वजह है कि लोकसभा के जो सीट थी उन्होंने त्याग किया और लगातार, जैसे कि वो हमेशा ही चाहे सदन से लेकर सड़क तक की विपक्ष के खिलाफ हमलावर रहे हैं, विपक्ष को घेरते रहे, सरकार को घेरते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लगातार उन पर सवालिया निशान लगाते रहे, तमाम तरह के आरोप लगाते रहे और आज एक बार फिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको घोषित किया गया, यानी अखिलेश यादव की हैट्रिक पारी है, 3 बार वो लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और आज इस बार में जैसे ही वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उनका ऐलान हुआ, उसके बाद उनका जब संबोधन हुआ तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर ही निशाना साधा और साथ ही एक बार एक संकेत ये भी दिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी कर सकती है। इसके लिए उन्होंने दलित, शोषित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जैसे कार्ड भी खेले ताकि वो वर्ग भी उनके साथ ताले में आ जाए और उन वर्गों के सहारे 2024 को वो आसानी से जीत सके। ठीक है विवेक जी, जिस तरह से अखिलेश यादव को तीसरी बार जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी मिलते ही उन्हें गदा भी दिखाई और कहीं ना कहीं ये भी कहा कि बीजेपी है सबसे बड़ी छोटी पार्टी है, आपको सबसे बड़ी छोटी पार्टी बताया, क्या कहेंगे आप? फ्रस्ट्रेशन है जो उनके सिर चढ़ के बोल रहा है। जनता जनार्दन लगातार जिस राजनीतिक दल को बार बार अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है, उस दल को वो कोसने की बात कर रहे हैं और वो कोस रहे हैं। रही बात अखिलेश यादव जी की पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं है नहीं। 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है, पूरे भारत में लड़ा जाने वाला चुनाव है। पूरे लेकिन विवेक जी, सबको पता है कि अगर लोकसभा में अगर केंद्र में सरकार बनाना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें लाना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको केंद्र में जाना है तो उत्तर प्रदेश तो होते हुए आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल भागीरथ जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की स्थिति क्या है, लोकसभा में क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की, विधानसभा में किस तरह से कितनी सीटें आई वो भी आप जानते हैं। लगातार हमारी सरकार 5 साल की सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर था। जिस तरह से इन्होंने सरकार के लोगों को तोड़ करके एक माहौल बनाया, उन परिस्थितियों में भी उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी को अपना आशीर्वाद देते हुए इतिहास रचा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री अपनी सरकार से दोबारा रिपीट हुआ है और इसी तरह से पूरे भारत में। विवेक जी, इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अक्सर ही कहा जाता था जो भी मंत्री या जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता। योगी आदित्यनाथ ने इस भ्रांति को भी तोड़ा, वो नोएडा भी गए और दोबारा भी चुनकर आए, वो दोबारा भी चुन के आए और अच्छे बहुमत से चुन के आए और नोएडा के उस मिथक को उन्होंने तोड़ा। बहुत बार गए और बहुत बार फिर नोएडा जा रहे हैं। उन्होंने संत ने, जो एक संत के ऊपर होता है कि संत के ऊपर इस तरह के कोई मिथक नहीं बैठते, वो सारा मिथक उन्होंने तोड़ करके दिखा दिया। और अखिलेश यादव जी तो इस टोने टोटके में ही उलझे रह गए, वो तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। अभी बाढ़ आई थी उत्तर प्रदेश में कुछ निचले जिलों में, उन जिलों में तो अखिलेश यादव दौरे पे भी नहीं गए। योगी आदित्यनाथ जी तो स्वयं दौरा कर रहे थे उन जिलों का, साथ में स्वतंत्र देव जी भी थे हमारे सिंचाई मंत्री।
सबने देखा, आप सबने देखा। तो आखिर जब जनता के ऊपर दुख मुसीबत आएगी तो आप कमरे से निकलोगे नहीं, फिर से पार्टी चलाओगे। इसी कमरे से बाहर आपने निकल करके राजनीतिक सहयोगियों से मिलोगे नहीं और बात करोगे बीजेपी से लड़ने की। हास्यास्पद बातें नहीं तो और क्या। बीजेपी 365 दिन जनता के बीच रहने वाले कार्यकर्ताओं का दल है। हम लोग जनता के बीच हमेशा उपस्थित रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल रहते हैं। हमसे लड़ने की ये क्या बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के देखिए सदस्यता अभियान चला रहे हैं, दलित शोषित की बात कर रहे हैं। जब सत्ता में थे तो दलितों के साथ क्या किया, मायावती जी का गेस्ट हाउस कांड आज भी मिसाल है। दलित की बेटी के साथ क्या किया ठीक समाजवादी पार्टी के गुंडों ने। ठीक विवेक जी, आपके सहयोगी जिनका नाम भी विवेक है, हालांकि वो सपा प्रवक्ता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी हम चर्चा में उनको शामिल कर लेते हैं। विवेक कुमार जी, जिस तरह से तीसरी बार फिर से अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी गई है, उनको अध्यक्ष बनाया गया है, राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया है सपा का, और बीजेपी लगातार आपके ऊपर आरोप लगाती रही है कि ये एक पारिवारिक पार्टी है और इसी को लेकर आपको घेरती भी रही है, लेकिन फिर से इस बार अब सपा के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव बने तीसरी बार, एक तो कैसे इसको आप डिफेंड करेंगे, और दूसरा ये कि अध्यक्ष बनने के बाद तीसरी बार फिर से बीजेपी को जमकर घेरा है और 2024 में बीजेपी को वहां पर रोकने की बात भी कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। देखिए, पहले तो मंच को सविधा धन्यवाद देते हुए आदरणीय विवेक श्रीवास्तव जी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो मेरे काफी हृदय प्रिय और मार्गदर्शक अभिभावक स्वरूप है, उनको मैं प्रणाम करता हूं और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को रखते हुए, देखिए, राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप ये राजनीतिक दलों की एक मर्यादा भी है, धर्म भी है प्रवक्ताओं का, और एक जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी है। लेकिन मजबूरी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं मजबूरी भी होती है। जैसे आज विवेक भैया को बड़ा मजबूर देख रहा हूं, अभी मैं साबित करता हूं कैसे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनको कि पुनः कार्यकर्ताओं के समर्थन द्वारा जनसभा के समूह के बीच में सभी के सहमति के साथ चुना गया और उस पर जन समर्थन भी अपार मिल रहा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। लेकिन इनके यहाँ तो सुनता हूं कोई लोकतंत्र है जिस लोकतंत्र का पता भी नहीं चला, बस सोशल मीडिया से खबर वायरल हुई, जेपी नड्डा जी पुनः अध्यक्ष बना दिए गए। अब कम से कम ये है गनीमत कि देश के सामने मैं एक बात कह दूं, हमारे समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कम से कम ऐसा नहीं है जो जेपी नड्डा जी की तरफ से 1264 करोड़ रुपए बांटने के बाद ठेकेदारों को, कंपनियों को या कमीशन खोरी करने के बाद झूठ बोलता हो कि एम्स का 95% काम पूरा है। जिस तरह प्रधानमंत्री कई मंचों से झूठ बोल चुके हैं, जिस तरह इनके अमित शाह जी झूठ बोल चुके हैं, आज जेपी नड्डा जी की भी वही स्थिति है। तो भाजपा का लेकिन विवेक जी, आप जब ये बातें कर रहे हैं, जनता के मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा, जनता के मन में सवाल ये उठ रहा होगा, जेपी नड्डा से पहले कोई और अध्यक्ष थे, उनके पहले कोई और अध्यक्ष थे। अगर आप 15-20 सालों का रिकॉर्ड उठा लेंगे, आपको बहुत सारे अध्यक्ष दिख जाएंगे आपको। लेकिन अगर सपा का आप रिकॉर्ड उठा लेंगे तो अखिलेश और मुलायम सिंह के अलावा कोई आपको और दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब भी दे रहा हूँ। अगर सहमति नहीं बनती, अगर कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में निराशा होती तो वो बात भी खुलकर सामने आती। लेकिन हम तो खुद स्वयं चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी पार्टी का नेतृत्व वो करें, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की गति को जमीनी स्तर से उठा करके आसमान तक ले जाने का काम किया। और जेपी नड्डा जी कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी, जहां लोकतंत्र की बात होती है, क्या आपको नहीं पता जेपी नड्डा जी कैसे चुने गए थे? अमित शाह जी के लोकतंत्र में किस तरह चुनाव हुआ, या राजनाथ सिंह जी के समय किस तरह से उनका चुनाव किया गया? तो कहने का मतलब है सिर्फ कह देने से लोकतंत्र साबित नहीं होता, यथार्थ दिखना चाहिए। हमारे यहाँ तो जनसमूह, अपार जनसमूह रमाबाई मैदान में खड़ा है, आपका कोई कैमरामैन हो तो भेज दीजिए, वो किसी कार्यकर्ता से रैंडमली पूछ ले। विवेक जी, आपके यहाँ जो अध्यक्ष चुने जा रहे हैं वो लोकतंत्र के द्वारा चुने जा रहे हैं, लेकिन चुनाव तो आपके अभी नहीं हुआ। आप कह रहे हैं सभी का समर्थन है, और लेकिन बीजेपी में अगर जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो तानाशाही है। इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? आपके अभी तो चुनाव नहीं हुआ ना। मैंने तो तानाशाही शब्द का नाम ही नहीं लिया। नहीं, ठीक है, लेकिन तो सवाल आपने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप जो कह रहे हैं उनमें से अगर शब्द निकालेंगे तो यही निकलता है। मैं तो वो सवाल ही नहीं उठा रहा, ये जवाब तो भाजपा वालों को है कि भाई जब प्रक्रिया का अनुपालन आप करते हैं, उसी परंपरा को हम भी आपके साथ करके चल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव हुआ और उसी लोकतांत्रिक तरीके से जेपी नड्डा का भी वहां पर एक्सटेंशन दिया गया। ये मान रहे हैं? एक बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है, सुन लीजिए। हाँ, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सरेआम 1264 करोड़ रुपए का झूठ बोलता है, और हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कम से कम जमीनी स्तर पे काम करते हैं, झूठ से दूर रहते हैं, झूठ से परहेज है। इनके यहाँ भाजपा में जो जितना अच्छा झूठ बोलता है वो उतना बड़ा पदाधिकारी होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, और रक्षा मंत्री जी ने कहा चीन ने घुसपैठ की।
अमित शाह जी ने कहा रात को 12 बजे बच्चियां उत्तर प्रदेश में गहने लाद के चल सकती हैं, महिलाएं 12 बजे कपड़े में घर आ जाए वापस। उसका ज्वलंत उदाहरण आपने अभी देखा, जिस तरीके से फिरोजाबाद की एक घटना आई जिसमें 2 किलोमीटर तक एक बच्ची को नग्न अवस्था में बलात्कार होने के बाद घर तक जाना पड़ा उसी अवस्था में। तो मुझे लगता है भाजपा में जो जितना झूठ बोलता है अच्छा, वो उतना ऊपर जाता है पद पे। विवेक श्रीवास्तव जी, ये झूठ शब्द मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव, श्रीवास्तव जी को देख लीजिए, ठीक सामने है, बैठे हैं आपके, ठीक है, आपका यही सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ठीक है विवेक जी, जी। आपके यही सवाल मैं विवेक जी से पूछ लेता हूँ, विवेक श्रीवास्तव जी से पूछ लेता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी, ये झूठ, आपकी पार्टी झूठ बोलती है, मुझे लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि बीजेपी झूठ बोलती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्योंकि देखिए मैं इसमें एक लाइन और हमारे- ऐड कर देता हूं, क्योंकि आज तीसरी बार जब जिम्मेदारी मिली अखिलेश यादव को, तो उन्होंने भी भरे मंच सभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, और अभी जो सपा प्रवक्ता है विवेक कुमार जी, वो भी यही लगातार कह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक लाइन खिंच गई है। अब आप जब भी डिबेट में होगा ये जरूर कहा जाएगा कि बीजेपी झूठ बोलती है। देखिए भागीरथ जी, ये इनका मत है, और चूंकि अखिलेश यादव जी ने कहा तो विवेक जी को वही बात दोहरानी है, इनकी मजबूरी है। ठीक, राजवंश है, अगर ये नहीं दोहराएंगे तो कल इनकी पार्टी में क्या स्थिति होगी उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। रही बात स्थिति, बार बार जो झूठ का आरोप लगाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से पहले उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने एम्स भारत में लाए गए? ये जो मेडिकल ढांचे में सुधार हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, और आज जनता को वो सुधार दिख रहा है। हमने कोविड की चुनौती में भी स्वास्थ्य सेक्टर में उल्लेखनीय विकास किया है, वो दिख रहा है, जनता को उसका लाभ मिल रहा है। रिकॉर्ड मात्रा में हमने प्रधानमंत्री आवास जनता को सौंपे हैं। ये इन चीजों को आप झुटला नहीं सकते। आप लाख कहिए कि बीजेपी झूठ बोलती है, लेकिन अगर जनता उसको नहीं मानने वाली तो आपकी बात सुनने वाला कौन है? अभी अखिलेश जी ने कहा कि सारी संवैधानिक एजेंसियों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। ये बताइए, एजेंसियों पे कर्मचारी काम करते हैं, अगर उनको हम ठीक से काम करने की आजादी दे रहे हैं, थानों में दलाली नहीं हो रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बैठे मिल रहे हैं, तो ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता को भी दिक्कत है। शासन का काम निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, जो अपराध कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है, वो जेल जा रहा है। ठीक है भारतीय जनता विवेक श्रीवास्तव पार्टी जी, तो आप कह रहे हैं कि आप जो अच्छा आरोप- काम कर रहे हैं सपा के पास, क्योंकि जो लब्बो लुबाब आपकी बातों का ये है कि आप जो अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, अब सपा के पास उसको डिफेंड करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये फैला रही कि आप झूठ बोलते हैं। विवेक कुमार जी, एक आज जब जनसभा में एक बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली, जिसमें अंबेडकर की तस्वीर को वो अपने हाथों में रखे हुए थे और उसको उठाया भी, और अपने संबोधन में उन्होंने जिक्र किया कि लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को साथ आना होगा। तो अगर बात करते हैं अंबेडकरवादी की, अगर बात करते हैं तो वह अक्सर हमेशा मायावती की बात जरूर सामने निकल कर आती है, और मायावती के साथ आपकी पार्टी गठबंधन कर चुकी है ऑलरेडी। तो क्या, क्योंकि अभी इस बार मायावती का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, नहीं तो जब भी मौका मिलता है, पहले जब गठबंधन नहीं था तो हमेशा मायावती को कोसते थे अखिलेश यादव और सपा पार्टी के लोग, लेकिन अभी इस बार जनसभा में मायावती के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो क्या लोकसभा चुनाव में या आने वाले समय में क्या फिर से बसपा के साथ जा सकती है सपा, और इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि अंबेडकरवादियों का भी जिक्र किया, या फिर मायावती के जो समर्थक लोग हैं वो उनको सपा अपनी तरफ करना चाहती है? देखिए, इसका जवाब मैं दूंगा जब धैर्यपूर्वक मुझे समय दिया जाए। हाँ, लेकिन विवेक जी बता दूं, समय, हाँ। विवेक कुमार जी, समय नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा आप लेट जुड़े थे तो संक्षेप में अपनी बात कम से कम बसपा जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में तो संलिप्त नहीं है। जिस तरह से इन्होंने जाके पीडीपी के साथ सरकार बनाई, जो कि देश को तोड़ने में सक्रिय भूमिका के निर्वहन में रही है, जिसको ये पानी पी पी करके कोसते थे पहले, अटल जी के समय से लेकर के आज तक पीडीपी की क्या भूमिका रही है देश के हित में या देश विरोधी कार्यों में, वो जग जाहिर है। लेकिन जब सरकार बनानी थी उनके साथ चले गए। उसके ऊपर भी इन्होंने सोने पे सुहागा, वहां पे जाकर के सैफुल्ला नाम के एक आतंकवादी को जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव में टिकट दे दिया। सबसे बड़ी बात सोचनी होगी, आतंकवादियों के साथी कौन है? सैफुल्ला फारूक, इकबाल मिर्ची से 10 करोड़ का चंदा लेने वाली राष्ट्रवादी पार्टी कौन है, जो कि दाऊद का करीबी था ब्लास्ट के आरोपी का, और उससे ईडी ने पूछताछ भी करी है। तो सोचने वाली बात तो ये है कि सवाल इनके ऊपर है, आतंकवादी कनेक्शन इनके लगते हैं। जयपुर में जो सर तन से जुदा, वो किसका कार्यकर्ता था? भाजपा के साथ जब उसके संबंध उजागर हुए, पहले तो आईएसआई का नाम लिया, फिर भाजपा के साथ संबंध उजागर हो जाते हैं उसके। फैजल अहमद डार
बाकायदा ठीक है तो अमित शाह जी ठीक के है मंच पे दिखाई विवेक दिया। कुमार जी, समय तो कम समय से कम बहुत कम है, नहीं तो हम बसपा और जो चर्चा करते हैं इस अगर पर। ठीक बसपा आना है चाहे तो लेकिन स्वागत है। बसपा हाँ। कम से कम देश विरोधी कार्यों में संलिप्त नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इशारा भी कर दिया, और जैसे कि आज कोई जिक्र नहीं किया, कुछ नहीं कहा अखिलेश यादव ने मायावती के ऊपर, तो ऐसा आपने कहा, अभी भी कहा आपने कि अगर वो आना चाहे तो स्वागत है। ठीक है, वैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो सरकार नहीं बनाएंगे कम से ठीक है ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना तो चाहता था, लेकिन समय बहुत कम है, और हालांकि शुरुआत आपसे की मैंने और बहुत ज्यादा समय मिला आपको, लेकिन अब दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगा कि समय बहुत कम है। लेकिन आप दोनों मेहमानों का, दोनों विवेक का, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों ने विवेक के साथ हमारे इस चर्चा में डिबेट किया, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक श्रीवास्तव जी और विवेक कुमार जी। तो अखिलेश ही मुखिया है, तीसरी बार भी अखिलेश यादव को राष्ट्र अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दी गई है सपा पार्टी की। अब ये देखना होगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए विधानसभा, उसमें सीटें जरूर बढ़ी है सपा के, लेकिन उतनी सीटें नहीं ला पाई जितनी सीटें में सरकार बनना चाहिए। इसलिए फिर से दूसरी बार बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार जा रही है, और लोकसभा में देखना होगा, जो तो कि 2 साल के बाद लोकसभा का चुनाव है, और जिस तरह से आज बिगुल फूका है अखिलेश ने कि हमें लोकसभा में बेहतर अच्छा काम करना है, और बीजेपी को जमकर कोसा है, तमाम तरह के आरोप लगाए, तो ये देखना होगा कि जो नई ऊर्जा है अखिलेश यादव के अंदर, और जो तीसरी बार इनको जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, किस तरह से लोकसभा में अखिलेश यादव कमाल दिखा पाते हैं और सपा पार्टी की सीटें बढ़ा पाते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश।